इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमी कैसे ग्रो हुई, किस तरह से ग्रो हुई, इस पूरी बुक में यू विल बी डीलिंग विद ऑल दोज कंसेप्ट्स। हमारी इंडिया में इकोनॉमी से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या समस्याएं हैं, उन सब से आप सब डील करेंगे। तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, उससे पहले इंडिया की इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी, ये चैप्टर उसके बारे में है। तो लेट्स डिस्कस। द फर्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट्स विद कि हमारा जो इंडिया था वो बहुत बुरे इकोनॉमिक स्टेट में था, क्योंकि हमारे पास राइट्स नहीं थे जिससे हम अपना जो रॉ मटेरियल है उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर कर उसको बाहर प्रोड्यूस कर सके या फिर अपने ही मार्केट में सेल कर सके, क्योंकि सारा कंट्रोल ब्रिटिशर्स के पास था। और सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो फिनिश गुड से होता है। अगर आप रॉ मटेरियल को बेचते हैं तो रॉ मटेरियल इतना महंगा नहीं बिकता है। इस वजह से सबसे इम्पॉर्टेंट आपका रॉ मटेरियल होता है रेदर देन फिनिश गुड्स, क्योंकि फिनिश गुड्स जो हैं वो रॉ मटेरियल से मिलता है, लेकिन जो महंगा होता है वो फिनिश गुड होता है, क्योंकि वो सफाई से बनके बना होता है, राइट। लेकिन इंडिया के पास कैपेबिलिटीज होने के साथ साथ हमारे पास फ्रीडम नहीं था जिससे हम अपना खुद का प्रोडक्शन कर पाए। इस वजह से जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ था वो बहुत गंदा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ और हम आगे भी नहीं बढ़ पाए, और इसी कारण की वजह से इंडिया जो है बहुत समय तक इकोनॉमी में पीछे रहा। इन सब का जो हमारा कारण था इकोनॉमिक ग्रोथ का कम होने का, उसके बहुत सारे रीजन थे। पहला रीजन अगर आप देखना चाहो तो पहला था कि जो हमारी इंडिया थी वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था। हमारे पास जो सिल्क था उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था पूरे वर्ल्ड पर। आपने देखा होगा कि दुनिया में जो पहले राजा रजवाड़े हुआ करते थे वो किस तरह से कपड़े पहना करते थे और कितना रॉयल अटायर हुआ करता था। जो आप क्वीन ऑफ इंग्लैंड या फिर वट एवर जो मोनार्की आपने दूसरे कंट्रीज में देखी है, उनसे बहुत ही बेहतर हमारा इकोनॉमिक स्टार्टअप था, और हमारा जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री देती थी। आज के टाइम में भी वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देती है, लेकिन पिछले टाइम पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का कुछ ज़्यादा ही क्रेज था, क्योंकि हमारे जो हैंडीक्राफ्ट इंटेलिजेंट थे, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थे, इस वजह से वो बहुत अच्छा मटेरियल प्रोड्यूस करवाते थे। लेकिन जो पॉलिसीज थी कॉलोनियल गवर्नमेंट की, ऑफकोर्स वो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, वो अपने देश का जो इंटरेस्ट है उसे प्रमोट करेगी रेदर देन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वो इंडिया को सिर्फ ऐसा यूटिलाइज कर रही थी जिससे वो अपनी कंट्री को डेवलप करा सके और इंडिया को डिग्रेड करा सके। तो उनका जो सबसे पहला था वो था कि हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसे 0 डिग्री पर लेके आ जाना। सारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उन्होंने बंद करवा दी। उन्होंने जितना भी इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे इंडिया में था वो सब बंद करवा दिया। उन्होंने एग्रीकल्चर का सबसे ज़्यादा फोकस किया, और वो एग्रीकल्चर पे इसलिए फोकस करते थे ऑन ओनली एंड ओनली कमर्शियल क्रॉप्स। कमर्शियल क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो कि आपको एक गुड को फिनिश गुड बनाने में मदद करती हैं। जैसे कि आप शुगर केन लीजिए, शुगर केन से शुगर बनता है। इंडिगो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रीशियस एक तरह का डाई माना जाता था, क्योंकि इंडिगो इज नील। उससे बहुत तरह के प्रोडक्ट बना सकते हो आप, बहुत सारी फिनिश फ्रूट्स और टेक्सटाइल बन सकता है। लेकिन इंडिया में बहुत अच्छा फर्टाइल लैंड था, जिसकी वजह से वो इंडिगो को ग्रो करवा के इंडिया के से प्रॉफिट लेकर चाहते थे ब्रिटिशर्स। तो इस वजह से उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज लाई, और कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एम किया कि वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे। India became a consumer of the finished goods. The notable estimators of the national income, per capita income were Dadabhai Naoroji, William Digby, Findlay Shiraz, V.K.R.V. Rao and R.C. Desai. इन सब लोगों ने हमारा इंडिया का नेशनल इनकम के बारे में एस्टिमेट दिया था, और सारे लोग बोलते थे कि इंडिया का प्री इकोनॉमिक ग्रोथ वॉज लेस देन 2%, और पर कैपिटा इनकम ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम वो होता है कि आपका पूरा कंट्री में कितना जीडीपी है उसको हर एक पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए, तो हर एक इंडिविजुअल का कितना पर कैपिटा इनकम होता है उसे बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। तो वो लेस देन 0.5% था, मतलब 0.5%। अब आप एग्रीकल्चर के सेक्टर के बारे में बात करते हैं, तो हमारी जो पॉपुलेशन थी, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो हमेशा एग्रीकल्चर बैक्ड इकोनॉमी रही है, एग्रीकल्चर हमारे बैकबोन रहा है हमारी इकोनॉमी का। तो 85% ऑफ पॉपुलेशन जो थी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। द एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन एंड डिटोरिएशन। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन थी, कोई बड़ा
उतार चढ़ाव चल रहा था, लेकिन कोई बड़ा जंप नहीं आ रहा था इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो भी काम कर रहे थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो इस तरह से कर रहे थे कि वो उनके इंटरेस्ट को सर्व कर रहे रेदर देन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, और जिसकी वजह से उन्होंने फर्टिलिटी ऑफ लैंड की फर्टिलिटी जो थी लैंड की रिड्यूस करवा दी, क्योंकि वो इंडिगो को ग्रो करवाते थे, वो अफीम ग्रो करवाते थे। ये सारे क्रॉप्स जो होते हैं वो एक लैंड की फर्टिलिटी को बहुत टाइम तक डिग्रेड करके रख देते हैं, जिसके बाद आप बहुत ज्यादा क्रॉप नहीं बना सकते। जो सीजनल क्रॉप्स जैसी चीजें होती हैं वो इन कंसेप्ट में बदल जाती हैं और फिर आपको और ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड की जरूरत होती है। तो हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो भी बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट हो गया और वो डिटोरिएट होने लगा। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जो जमींदारी सिस्टम था, जिसकी वजह से जमींदार को आप अधिकार देते थे वो कि आपको इतना लैंड से रेवेन्यू इकट्ठा करना है, वो भी एक तरह का बर्डन बन गया था फार्मर्स पे, क्योंकि क्रॉप फेलियर होने के बाद उनके पास पैसा ही नहीं बचता था कि वो किस तरह से फार्मर्स को पैसा दे सके और किसी और को भी पैसा दे सके, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं बचता था। इस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर की बहुत बुरी हालत के साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं थी। जो आज के टाइम पे आप ट्रैक्टर देखते हैं और बहुत सारी आप एस्टिमेशन देखते हैं, जिससे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, जिससे वो अपनी प्रोड्यूस को इकट्ठा कर सकें और फिर उसके हिसाब से जो प्रोडक्शन है वो कर सकें। लेकिन उस टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं, फार्मर्स अपने गट फीलिंग की तरफ से चलते थे और उनका क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते थे। इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी। अब किसी भी जैसे चावल जैसी क्रॉप होती है उसको बहुत ज़्यादा इरिगेशन चाहिए होता है, लेकिन इरिगेशन जैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड नहीं करते थे जो ये थे, क्योंकि उनको कमर्शियल प्रोडक्शन में ज़्यादा प्रोड्यूस करवाना है, तो सारा जो इरिगेशन फैसिलिटीज थी उधर ही जा रही थी और वो भी फेलियर ही बन रहा था एट द एंड ऑफ द डे। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, जो टीरेस फार्मिंग होती है वहां भी बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे वो। फ्लड कंट्रोल का कोई मेजर नहीं था कि फ्लड आ गई तो आप क्रॉप को कैसे बचाएंगे, सारी क्रॉप बर्बाद हो जाती थी, लेकिन उनको फार्मर से रहना है। एंड डीसैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल, बेसिकली जो नमकीन पानी होता था उसकी वजह से ऊपरी परत जो सॉइल जो होता है वो नमकीन बन जाती है और इसकी वजह से सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इन सब को हटाने के लिए भी कोई भी मेजर नहीं लिया जा रहा था। अब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं। तो जो प्राइमरी मोटिव था कॉलोनियल गवर्नमेंट का वो था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जितनी भी इंडस्ट्रीज है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, सारी इंडस्ट्रीज को बंद करवा दिया गया था। इंडिया को रॉ मटेरियल का हब बनाना और जो उधर से सप्लाई करवाना रॉ मटेरियल को टू द ब्रिटेन और वहां से फिनिश गुड्स को लेके आना और फिनिश गुड्स को फिर इंडिया में ही आकर बेचना, मतलब हमसे ही सामान लेके जा रहे हो और हमें ही हमारा सामान आके बेच रहे हो। तो ये इंडिया एक तरह की स्ट्रेटेजी थी जिससे उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी की बात करें तो कुछ कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज आना लग गई थी, क्योंकि लोगों को लगा कि हमें भी हमारी इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए और उन्हें भी लग रहा था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ रहा है, तो हम इंडिया का रॉ मटेरियल इंडिया में ही लेके इंडिया में ही प्रोड्यूस करते हैं। तो इस वजह से कॉटन और जूट इंडस्ट्रीज जो थी वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रीज वो उस टाइम पे आई। द कॉटन टेक्सटाइल मिल वर लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, लाइक मुंबई हो गए, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। तो ये एरिया है ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा यहाँ है, तो इन सारे एरियाज में कॉटन इंडस्ट्रीज बिल्डअप होना शुरू करी, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। द जूट टेक्सटाइल मिल जो थी, जूट एक ऐसी क्रॉप है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है बांग्लादेश में। आज के टाइम पे जो बांग्लादेश है वहाँ जूट बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा जूट पॉपुलर है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पानी मांगती है क्रॉप, और ये वो वेस्ट बंगाल में या बांग्लादेश में ज्यादा है क्योंकि वह हुगली रिवर है और वहाँ पानी का ज्यादा सोर्स है। इस वजह से जूट जो प्रोडक्शन है वो बहुत पॉपुलर हो रहा था। इसके साथ साथ टाटा ने सबसे पहले अपनी स्टील प्लांट खोला जिसको नाम दिया गया टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, was incorporated in 1907. A few other industries like cement, paper, sugar, etc. come up later. अब इसके साथ का कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज की भी बात कर लेते हैं। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं बनाती। देखिए दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं जो आपने अपनी इकोनॉमी में पढ़े होंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स की। एक होता है कैपिटल गुड और एक होता है प्रोड्यूसर गुड, ठीक है। तो कैपिटल गुड को प्रोड्यूसर गुड बोलते हैं और एक होता है कंज्यूमर गुड। कैपिटल गुड वो गुड होता है जिससे आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, बेसिकली आप उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन वो आपको हेल्प करता है फर्दर प्रोडक्शन में, ठीक है। जैसे कि जो टाटा स्टील इंडस्ट्रीज है उसमें से जो आप आयरन से स्टील बनाएंगे तो जो स्टील है वो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट में यूज होगा। जैसे स्टील से आप बर्तन बना सकते हैं, स्टील से आप कंज्यूमर उसे यूज करेंगे। लेकिन ये जो कैपिटल गुड होते हैं ये प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं। प्रोड्यूसर्स किसी और चीज का प्रोडक्शन करने के लिए इन कैपिटल गुड्स का यूज करते हैं। जैसे आप इंडस्ट्रीज की जो मशीनरी हो गई या फिर आप जो फायरवर्क्स होते हैं,
सपोज आप एक आटे का फैक्ट्री ले लीजिए जिसमें गेहूं जाता है और गेहूं से आटा बनता है। अब आटा इज नॉट अ कंज्यूमर गुड, राइट। आटे को अगर आप कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उसे जो लोग कंज्यूम कर सकते हैं, चाहे आप उसे केक बना लीजिए, बेकरी प्रोडक्ट्स बना दीजिए या फिर बिस्किट्स बना दीजिए, तो इन सबको आटे से कंज्यूम किया जा सकता है। तो ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, कंज्यूमर गुड्स हो जाते हैं। लेकिन जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो अलग होते हैं, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जैसे लाइक मशीनरी हो गई, स्टील हो गया। तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज भी इंडिया में ग्रो अप हो रही थी, ठीक है। द ग्रोथ रेट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर जो बहुत ज्यादा स्मॉल था, ऑफकोर्स हमारे पास मार्केट नहीं था, हमारे पास प्रोडक्शन का स्केल नहीं था, तो हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसका ग्रोथ भी बहुत ज्यादा स्लो था। और जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो भी बहुत ज्यादा स्मॉल था, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग तो एग्रीकल्चर सेक्टर में थे, 85%, मैंने आपसे पहले ही बात करी। द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज अ वेरी लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन फॉर द पब्लिक सेक्टर। और इसमें पब्लिक सेक्टर का ना बहुत कम रोल था, मतलब जो गवर्नमेंट थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कम रोल कर रही थी, जिसकी वजह से लोगों के पास इंसेंटिव नहीं थे। लोगों के पास इंसेंटिव नहीं थे तो प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगा। और हम फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं तो इंडिया जो है सबसे ज्यादा लार्ज एक्सपोर्टर था किसका, प्राइमरी प्रोडक्ट्स का। हमने अभी बताया कि वो रॉ मटेरियल का सप्लायर था। यही इंडिया की स्ट्रेटेजी थी जिससे हमारी इंडस्ट्री है, जैसे कि गेहूं, कॉटन, जूट, बाजरा, ये सारे जो रॉ मटेरियल होते हैं बेसिकली, इनको जाकर आप बेचें। तो इंडिया जो है वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स, ओके, प्राइमरी प्रोडक्ट्स मतलब जो आपके एग्रीकल्चर से निकल रहे हैं तुरंत, उसको है वो एक्सपोर्ट करने लगा। और जो फिनिश गुड्स होते हैं जैसे कि आपका कॉटन, सिल्क एंड वुड, वूलन क्लॉथ्स एंड कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी, ये सब हमारे ब्रिटेन की फैक्ट्री से हमारे पास आने लगा। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था उसका मोनोपोली था हमारे प्रोडक्ट्स पर। बेसिकली हमारे जो फॉरेन ट्रेड होता है आज के टाइम पे, इंडिया बहुत सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है, चाहे हम रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, ऑयल खरीदते हैं, इजराइल से हम बहुत सारे स्ट्रेटेजीज से बाय करते हैं, हम अमेरिका से बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट कैपिटल गुड्स हो गया, आईटी सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें हम इंडिया से करते हैं। चाइना से तो हमारा बहुत ज़्यादा ट्रेड रिलेशन है और वो ही रिलेशन आज के टाइम पे बहुत बड़े समस्या भी है इंडिया के लिए, लेकिन वो आज का टाइम है। उस टाइम पर इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था वो खाली एंड खाली किसके डोमिनेट करता था, कौन उसके ऊपर सारा राज करके बैठा था, वो था ब्रिटेन, क्योंकि वो हमारे पर राज कर रहे थे। वो जो जैसा चाहते थे वैसे ही हमारा फॉरेन ट्रेड चलता था। इसके साथ साथ जो मोर देन 50%, मतलब आधे से ज्यादा अगर हम फॉरेन ट्रेड किसी के साथ कर रहे थे तो वो ब्रिटेन के साथ कर रहे थे। इसके साथ साथ हम किसी और हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ भी कर रहे थे, जैसे चाइना हो गया, सीलोन पहले श्रीलंका को सेलोन बोलते थे, इस वजह से सीलोन लिखा हुआ है। आपको ये चीज भी याद रखनी है, ये एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन। एंड पर्शिया बेसिकली ईरान, आज के टाइम पे जो ईरान है उसको पहले पर्शिया बोला जाता था। द ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनाल, तो 1869 में आपका स्विस कैनाल खुला था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1869 में स्विस कैनाल खुला था। इसका बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ भी आपकी बुक में दे रखा है जिसमें बता रखा है कि हाउ दिस लिंक्ड द मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी, और इससे जो यूरोप था और जो एशियन कॉरिडोर था उसके बीच में ट्रेड करने के लिए बहुत आसानी हो गई थी। अब जो ट्रांसपोर्टेशन था बिटवीन द टू कॉन्टिनेंट्स बहुत ईजी हो गया था स्विस कैनाल के ओपनिंग से, ठीक है। द जनरेशन ऑफ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस कैम एट अ ह्यूज कॉस्ट टू द कंट्रीज इकोनॉमी। तो जो एक्सपोर्ट सरप्लस था, मतलब जो हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो बहुत बड़ा कॉस्ट रहा हमारी इंडिया के लिए, क्योंकि जो सेवरल एसेंशियल कमोडिटीज जैसे कैरोसिन हो गई, क्लॉथ्स हो गए, फूड ग्रेन्स हो गए, ये सारी चीजें तो हम एक्सपोर्ट ही कर दिया करते थे बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये हमारी लोकल मार्केट में अवेलेबल ही नहीं थे, लोगों को बहुत ज्यादा महंगाई पे ये सारी चीजें खरीदनी पड़ रही थी क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा कम थी, डिमांड ज्यादा थी। अब ये तो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, इनकी तो डिमांड होगी, लेकिन सप्लाई कम होने की वजह से इसका प्रोडक्ट बहुत बढ़ गया और इन्फ्लेशन आ गई इन सारी एसेंशियल कमोडिटीज में, ठीक है। तो देख रहे हैं आप लोकल पीपल के लिए कितना अनसर्टेन सिचुएशन है कि हम वो खुद जो उन्होंने चीजें बनाई हैं, जो उनके खुद के देश में पैदा हुई हैं, वो ही उन्हें इतनी महंगी खरीदनी पड़ रही है। द एक्सपोर्ट सरप्लस डिड नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो। जो गोल्ड और सिल्वर जो हम बोल रहे हैं ना कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इतना ज्यादा तो हमारे पास पैसा भी ज्यादा आ रहा होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे पास कोई गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स नहीं आ रहे थे। द एक्सपोर्ट सरप्लस वाज यूज्ड टू मेक द पेमेंट। तो कौन एक्सपोर्ट हाथ में किसके करवा कौन रहा है, ब्रिटेन करवा रहा है ना, तो ब्रिटेन को पता है वो एक्सपोर्ट किस तरह से वो यूज करेगा, वो पैसा यूज किया जाना चाहिए, हमारे लोगों को बेसिक फैसिलिटीज देने के लिए पैसा यूज करा जाना चाहिए, लेकिन वो ब्रिटेन यूज कर रहा है। इसको बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसमें आपका जो पैसा है वो ड्रेन होता जा रहा है, आपके पास आ ही नहीं रहा है। तो जो ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल है वो 1869, उससे मैंने बता दिया आपको, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया था और इंडिया के मार्केट से ज्यादा एक्सेस बढ़ गया था, लोग ज्यादा आ सकते थे। अब डेमोग्राफिक कंडीशन की बात कर सकते हैं। तो जो डेमोग्राफिक कंडीशन बेसिकली जो इंडिया में जितने जो डेमो बेसिकली पीपल एंड ग्राफिक बेसिकली जो आपकी जल व्यवस्था है या फिर भूमंडल व्यवस्था है, तो
इंडिया में किस तरह से लोग थे और किस तरह का हाल वाल था हमारे इंडिया में, बेसिकली वो सारी चीज़ें आप इसमें देखेंगे। तो जो इंडिया के टाइम पे जो पॉपुलेशन थी 1881 में पहला सेंसस हुआ था, ये भी याद, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1881 में हमारा पहला सेंसस हुआ था। और उसके बाद हर 10 साल के बाद हमारा सेंसस होता है। ऑल्दो 2021 में हमारा सेंसस नहीं हुआ, वो बहुत ज़्यादा डिले कर दिया जा रहा है, 2025 आ गया, लेकिन उसके 1881 में पहला सेंसस हुआ था, ये आपको याद करना है। तो इंडिया एंटर द सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आफ्टर 1921। तो पहला स्टेज डेमोग्राफिक तक था 1921, लेकिन अब दूसरा ट्रांजिशन जो इंडिया के डेमोग्राफिक स्टेटअप में आता है वो कब तक आता है, आफ्टर 1921। सेकंड स्टेज कब से शुरू होता है, 1921। तो आपको याद रखना है 1921 तक पहला फेज था, 1921 के बाद दूसरा फेज था। सम सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर जो थे, हमारी जो ओवरऑल लिटरेसी थी वो लेस देन 16% और फीमेल में और ज़्यादा खराब थी 7%। आप देख सकते हो एजुकेशन इंडिया में थी ही नहीं। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ ना ही दी जा रही थी ना ही अवेलेबल थी, और द ओवरऑल मोर्टैलिटी रेट वॉज वेरी हाई, मतलब कि लोगों की जो न्यूनतम आयु होती है वो बहुत ज़्यादा हाई थी। अलार्मिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फेंट, मतलब 1 साल से पहले के जो बच्चे होते हैं उनकी जो डेथ हो जाती है पर 1000 लाइफ स्पैन, मतलब हर 1000 बच्चों पे जितने 1 साल में बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी कितनी मर जा रहे हैं, वो उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और वो बहुत ज़्यादा था। 218 लोग बच्चे मर जा रहे थे, मतलब आप देख सकते हो कितना माल न्यूट्रिशन था, कितनी इन अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज़ थी, पब्लिक हेल्थ में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब बहुत ज़्यादा लो थी, 32 साल। आज के टाइम में अनुमम जो भारत का एक इंसान है वो 60-65 साल की उम्र जीता है, लेकिन उस टाइम पे खाली वो 32 साल थी, 32 ईयर्स। ये सारी चीज़ लर्न करने की है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आपको 1881 का सेंसस, 1921 के बाद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, 7%, 16% लिटरेसी रेट, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बेसिकली हमारा जो वर्क फोर्स है, वर्क फोर्स वो होता है जो अपनी पूरी पॉपुलेशन में जो लोग काम करते हैं। 15 से 59 का आज का टाइम पे वर्क फोर्स है, लेकिन उस टाइम पे किस तरह का था वो इस बुक में तो मेंशन नहीं है, लेकिन वर्क फोर्स वो होता है जो हमारी पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन है उसमें कितने लोग काम करने के लिए। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है, मतलब कौन कौन किस सेक्टर में काम करने वाला था वो इसमें बताया गया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन अक्रॉस द डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, एग्रीकल्चर में 70 से 75% लोग थे। मैन्युफैक्चरिंग में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है जहाँ इंडस्ट्रीज है वहाँ 10% लोग थे। सर्विसेज सेक्टर वो होता है जहाँ आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, उसमें 15 से 20% लोग थे। रीजनल वेरिएशन, जो उस टाइम पे मद्रास प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे और बंगाल प्रेसिडेंसी थी, यहाँ आपको डिक्लाइन देखेगा वर्कफोर्स का ऑन द डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, वो ज्यादा किसके पास जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के पास जा रहे हैं और सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देखोगे तो कुछ ऐसे स्टेट्स लाइक उड़ीसा, बिहार और राजस्थान, पंजाब, इन सब में लोग ज्यादा अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में थे। तो ये रीजनल वेरिएशन है, ये आपको ध्यान रखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं कि ब्रिटेन के टाइम में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, तो द ओनली एंड ओनली कंट्रीब्यूशन वी कैन से टू द ब्रिटिशर्स की उन्होंने लाया वो वाज द रेलवे का इंट्रोडक्शन, क्योंकि वो भी उनका एक इंटरनल मोटिव था लाना है, रेलवे को इंट्रोड्यूस कराना, क्योंकि उन्हें ज्यादा दूर तक ट्रेड को फैलाना था और जो रॉ मटेरियल थे वो लाने थे इंडस्ट्रियल एरिया से, तो इजीली उनको जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हो, इस वजह से वो रेलवे लेके आए थे। लेकिन वो रेलवे लेके आए तो ये बहुत अच्छा उनका एक पहला और आखिरी मैं मानती हूँ स्टेप था कि वो रेलवे इंट्रोड्यूस करवाया। तो पहले हम सबसे पहले रोड्स की बात कर लेते हैं। तो रोड्स जो थी वो सबसे पहले किसके लिए थे कि इंडियन आर्मी मूव कर सके। अगर कहीं भी रिवॉल्ट होता है, अगर रोड ही अच्छे नहीं होंगे तो लोग कैसे उन रिवॉल्ट के जाकर रोका जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मोबिलाइज करना इंडियन आर्मी को, रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेके आना। सबसे पहला मोटिव ये दो ही चीज पे काम करते थे, एक तो इन्हें इंटरनल सिक्योरिटी बना के रखनी थी क्योंकि इन्हें इंडिया से इकोनॉमी चलवानी थी अपनी, ये दो ही चीजों पे काम करते थे, इस वजह से इन्होंने रोड बनवाए। रेलवे भी इंडिया में सबसे पहला रेलवे 1850 में इंट्रोड्यूस किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, याद कीजिए। इससे क्या हुआ कि लोग जो है वो बहुत आसानी से ट्रेवल करने लगे। आज के टाइम में भी चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर कोई माना जाता है वो इंडियन रेलवेज है। इंडियन रेलवेज में कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी ट्रैवल कर सकता है और दूर दूर जा सकता है। ठीक है, पीपल जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस पर जा सकते थे, जो उनके जोग्राफिकल और टेरिटोरियल बैरियर्स थे पहले वो अब हट चुके हैं। इट फॉस्टर्ड द कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, मतलब जो इंडियन एग्रीकल्चर था वो एक छोटे छोटे एरियाज में था,
लेकिन जैसे जैसे रेलवे बढ़ा तो दूर दूर तक लोग प्रोडक्ट लेके जा सकते थे। इससे क्या हुआ कि कमर्शियलाइज हो गया वो चीज़ें, अब उसका पैसा भी आने लगा लोगों के पास। द वॉल्यूम ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट एक्सपेंडेड बट इट्स बेनिफिट डिड नॉट इंक्रीज। अब देखो एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा ही ना, जब लोगों को ट्रांसपोर्टेशन इजी कर दिया तो जो चीज़ें बहुत दूर थी, पहले बहुत मुश्किल था हासिल करना, अब बहुत आसान हो गया है। लेकिन उसका फायदा इंडियन पीपल को कैसे मिल जाएगा? जब करार ब्रिटिशर्स से रहे हैं तो फायदा तो इंडिया को नहीं मिलने वाला भाई, हम लोगों को लूटा उन लोगों ने बस, और कुछ नहीं है। The Post and Telegraph was developed to see the objectives of the maintaining law and order situation। आपको पता ही है कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स की वजह से ही उनको पता लग जाता था कि कहाँ कौन सा किस तरह से रिवॉल्ट कर रहा है, और कोई भी जो रिवॉल्ट करने वाले लोग होते थे लाइक सिपाही मेंटेनी 1857 के, इफ यू ऑल रिमेंबर, कि उन्होंने सारे सब सो गाइज बहुत ज़्यादा बुराइयां कर ली हैं ब्रिटिश रूल की, लेकिन एक थोड़ा बहुत जो कुछ अच्छा कर गए वो हम देख लेते हैं। तो जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया वर, सबसे पहला उन्होंने रोड्स एंड रेलवेज बनाए, जो मैंने अभी आपको बताया अभी था स्टार्टिंग में कि मुझे एक चीज़ बड़ी बढ़िया लगती है जो कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लिए की, वो था रेलवेज और रोड्स का इंट्रोडक्शन। एंड इसके साथ साथ इन ब्रिटिशर्स ने हेल्प किया इंडियन इकोनॉमी को कि वो बार्टर सिस्टम से मूव होकर मॉनेटरी सिस्टम में जाए, मतलब जहाँ पैसे का लेन देन हो रेदर देन बार्टर सिस्टम को। पैसे पहले बहुत ज़्यादा बार्टर ओरिएंटेड इकोनॉमी थी इंडिया की। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कमर्शियलाइजेशन लेके आए। वो सब पहले हम सब सब्सटेंस के लिए क्रॉप बनाते थे, मतलब खाली खाने के लिए, और थोड़ा बहुत बेच दिया तो बेच दिया, बस इतना ही था। जस्ट लाइक कि उन्होंने कैश क्रॉप का इंट्रोडक्शन करवाया, जैसे कि टी, कॉफ़ी, कॉटन, जिससे डेवलपमेंट हुआ हमारे एग्रीकल्चर का सेक्टर का इंडिया में। सो दीज आर द पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन दैट आर मेड बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया इन इंडियन इकोनॉमी स्टिल। लेकिन अब हमारा इंडिया जो है इंडिपेंडेंस हो गया, ये बैकग्राउंड था कि क्या इकोनॉमिक क्या स्टेट था, अलग अलग जो सेक्टर्स थे उनका क्या क्या सेट बैकग्राउंड था जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ। तो उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद हमने क्या स्ट्रेटजीज करी, नेक्स्ट चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट। सो हम उसको उस पर फोकस करेंगे, लेकिन अभी इस चैप्टर में आप बैकग्राउंड याद कीजिए। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं दैट यू हैव टू रिमेंबर, लाइक स्वेज कैनाल कब बना और कैपिटलाइजेशन कब हुआ, डेमोग्राफिक स्टेज का ट्रांजिशन कब हुआ। सो ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद करनी है बहुत ज़्यादा। इसमें जो नेशनल इनकम के बारे में बताया हुआ है, जीडीपी ग्रोथ के बारे में बताया हुआ है, जो सारे जो वीकेआर, वी राव एंड ऑल द फेमस इकोनॉमिस्ट, उन सब का नाम आपको याद रखना है। तो थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड लर्न मोर, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।